हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इसी मस्ती के साथ पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। इसके पहले हम लोग वीडियो पढ़ चुके थे, वीडियो में देख चुके थे कि कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं, किस प्रकार से उसकी संरचना होती है। अब हम उनका नामकरण करने की विधि को सीखेंगे कि किस तरह से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आशा करूंगा कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आसानी से और जल्दी आ जाएं। तो ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका R और दूसरा होता है X। जैसे यहाँ CH3 R है और OH जो है आपका X है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। R यानी कि एल्किल समूह, इसको कहा जाता है एल्किल समूह। और जो X होता है वो होता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कहा जाता है। एल्किल समूह का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। तो ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। इसी सूत्र से जितने भी हाइड्रोकार्बन बनेंगे या कार्बनिक यौगिक बनेंगे वो सभी सजातीय श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। तो समान सूत्र और समान क्रियात्मक समूह के ऐसे यौगिक जिनमें CH2 का अंतर होता है और अणुभार में 14 का अंतर होता है, सब एक सजात के श्रेणी कहलाते हैं। जैसे आप लोग पढ़ेंगे अभी इसमें कि एल्केन श्रेणी के सजातीय श्रेणी कौन कौन से होते हैं, एल्कीन के सजातीय श्रेणी कौन कौन से होते हैं और एल्काइन के सजातीय श्रेणी कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान देंगे इसमें यह बनता कैसे है। तो ये हाइड्रोकार्बन यानी कि मेथेन, तो मेथेन में एक हाइड्रोजन परमाणु के हटने से एल्किल समूह बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूत्र में रखेंगे तो एक कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन आपको N के जगह पर एक रखेंगे तो 2 × 1 = 2 और 1 × 3, तो इस प्रकार CH3 हो जाएगा ये। तो इसको पढ़ते हैं मेथिल। मेथिल यह बना किससे है, तो मेथेन से बना है। किससे बना है, मेथेन। मेथेन का सूत्र होता है CH4। तो इस CH4 से एक हाइड्रोजन परमाणु के निकल जाने से बना आपका मेथिल समूह यानी कि CH3। CH3 होगा तब इसको मेथिल कहेंगे। इसी तरह से कार्बन जब 2 लेंगे तो हाइड्रोजन आपका हो जाएगा C2H5 यानी कि 2 दूना 4 और 1 5, तो H5 हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं एथिल। इसी तरह से कार्बन 3 लेंगे तो हाइड्रोजन 7 हो जाएगा यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7 हाइड्रोजन हो गया। इसको बोलते हैं प्रोपिल। इसी तरह से कार्बन 4 लेंगे तो हाइड्रोजन आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा ब्यूटिल। तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, इसी तरह से ये चलते हैं। अब इनसे जो है कोई क्रियात्मक समूह जुड़ता है। अब सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को दर्शाता है, जबकि जो R है यानी एल्किल समूह, यह भौतिक गुण को बतलाता है। भौतिक गुण को बतलाता है और कार्बन श्रृंखला में जुड़कर लंबी लंबी जो रासायनिक श्रृंखलाएं ये बनाएगा तो इसका कुछ हिस्सा रासायनिक गुण में भी जाता है। तो केवल ये कहना कि भौतिक गुण ही बतलाता है पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के स्तर के लिए ये जान लीजिए कि ये भौतिक गुण दर्शाता है। और ये क्रियात्मक समूह जो होता है वो रासायनिक गुण दर्शाता है। रासायनिक गुण दर्शाता है और इसी क्रियात्मक समूह से उस यौगिक की पहचान भी होती है। अब क्रियात्मक समूह में देखेंगे कौन कौन सा हो सकता है।
तो ध्यान देंगे, इसमें आपका आ सकता है OH, इसको बोलते हैं एल्कोहल, और इसका अनुलग्न जुटता है आल। COOH ये है कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह होता है। इसका अनुलग्न जुटता है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल जुटता है। इसी तरह से आपका है CHO, ये आपका एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड, और इसका जुटता है अनुलग्न अल। ये अल, ओइक अम्ल और आल, ये तीनों जो हैं अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं, और इनके जुड़ने से ही यौगिक का निर्माण होता है। किसी भी कार्बन श्रृंखला के एल्किल समूह के साथ ये जब जुड़ते हैं तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। अब देखेंगे इसमें C डबल बॉन्ड O और 2 संयोजकता फ्री, तो इसको बोलते हैं कीटोन, और इसका अनुलग्न जुटता है ऑन। तो नाम बनाने में यही जो है अनुलग्न प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, R और X लिया गया है, तो R के जगह पर हम CH3 और OH ले लेंगे, तो ये कार्बनिक यौगिक बन गया। अब R को बोलते हैं मेथिल और OH है आपका एल्कोहल, तो ये हो जाएगा आपका मेथिल एल्कोहल। तो ये इनके सामान्य नाम हैं। और इनका IPAC नाम कैसे बनेगा, तो कार्बन श्रृंखला में गिनती होती है। कार्बन जब 1 होता है तो उसको मेथ बोलते हैं, 2 होता है तो एथ बोलते हैं, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 जो है हेप्ट होता है, और 8 आक्ट, 9 नॉन, और 10 डेक। तो इस तरह से ये कार्बन की काउंटिंग आपको याद होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, अगर देखा जाए तो कार्बन इसमें कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा आपका इसका IPAC नाम मेथ, और OH जुटा है तो हो जाएगा आल, यानी कि, और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए N। पिछले वीडियो में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसका नाम बनेगा, एक कार्बन के लिए मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो N जुटेगा, और OH है तो आल, तो इसका नाम बनेगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो इस तरह से इसका IPAC नाम हो गया मेथेनॉल, और सामान्य नाम मेथिल एल्कोहल। बहुत से कार्बनिक यौगिक हैं, इनके नाम भी इसी तरह से बनते हैं। जैसे ये कार्बोक्सिलिक समूह है, तो इसको देख सकते हैं C डबल OH रहेगा, तो ये आपका क्रियात्मक समूह हो गया। और यहाँ जो है कोई कार्बन श्रृंखला यानी कि CH3 जुट गया, तो हो गया CH3 C डबल OH, C डबल OH। अब इसका सामान्य नाम एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, और इसका IPAC नाम क्या हो जाएगा, तो कार्बन 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एथ, और अनुलग्न इसका है ओइक अम्ल, तो नाम बनेगा इसका एथेनोइक अम्ल। तो इस तरह से इन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। 2 तरीके होते हैं, एक सामान्य नाम और एक IPAC नाम। सामान्य नाम को निरर्थक नाम कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई एक वैज्ञानिक पद्धति से यह नाम नहीं दिया गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर जहाँ जैसे प्राप्त हुए हैं, सुविधाजनक ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर किसी भी कार्बनिक यौगिक का उसके IPAC नाम से ही उसकी पहचान होती है। कुछ नाम सामान्य हैं और बहुत पहले से ही प्रचलित हैं, तो उन नामों को भी लिया गया है और अभी उन नामों के साथ ही उसको पढ़ते हैं, तो दोनों को जानना जरूरी है। अब देखेंगे आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग इसको आगे से पढ़ेंगे।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए थोड़ा सा जो सजातीय श्रेणी और क्रियात्मक समूह के बारे में चर्चा हुई थी उसको जान लेते हैं। ध्यान देंगे, क्रियात्मक समूह क्या होता है? वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। इसी से किसी कार्बनिक यौगिक की पहचान होती है, जिसको अभी हम लोग पढ़े थे, जैसे OH तो ये एल्कोहल को बताता है, COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को बताता है, यानी कि एसिटिक एसिड वाला ग्रुप है। तो इस तरह से बहुत से कार्बनिक यौगिकों को के निर्माण में या उनके पहचान के लिए ये क्रियात्मक समूह जो है जिम्मेदार होते हैं। परिभाषा में बताया भी गया है कि वे समूह जो किसी कार्बनिक श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। इसी से किसी कार्बनिक यौगिक की पहचान होती है। तो इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखेंगे सजातीय श्रेणी क्या होते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह होता है और सामान्य सूत्र समान होता है तथा क्रमिक सदस्यों के आणविक सूत्रों में CH2 का अंतर होता है, सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। यानी एक सदस्य से दूसरे सदस्य के बीच में CH2 का अंतर होता है और उसके अणुभार में 14 का अंतर होता है। तो इसको हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी कि प्रत्येक यौगिक का कोई न कोई एक सजातीय श्रेणी होता है जो इनके घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होता है। जैसे एल्केन श्रेणी के सजातीय सूत्र क्या होंगे? सजातीय श्रेणी तो एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड वाला आता है, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सजातीय श्रेणी हो गए। उसी तरह से एल्कीन श्रेणी का आता है एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। इसी तरह से देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ लिखा गया है एल्केन श्रेणी, इसका सामान्य सूत्र ये है। अब इससे बनेगा कार्बन 1 लेंगे तो हाइड्रोजन आपका 4 हो जाएगा। ध्यान देंगे N के जगह पर 1 रखना है तो 2 1 कम 2 और 2 4, तो ये मेथेन हो गया। अगर कार्बन 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका H6, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 6। इसी तरह से कार्बन 3 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 2 8। प्रत्येक सदस्य में CH2 का अंतर होता है। तो देखेंगे ये CH4 है, इसमें CH2 जोड़ेंगे तो C2H6 हो जाएगा, फिर इसमें CH2 जोड़ेंगे तो C3H8 हो जाएगा। अब अगला बनाना है तो C4, अब इसमें CH2 जोड़िए तो एक C जोड़े तो C4 हो गया। अब इसमें 2 जोड़ना है तो H10। इसी तरह से अगला सदस्य C5, H2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं मेथेन, एक कार्बन है तो मेथ और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो ये पढ़ा जाएगा मेथेन। ये पढ़ा जाएगा एथेन, इसको लिख दे रहे हैं मेथेन। ये पढ़ा जाएगा एथेन और ये हो जाएगा प्रोपेन और ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, और ये हो जाएगा पेंटेन। इस तरह से ये सभी जो हैं एक ही सामान्य सूत्र से बने हुए हैं और इनमें प्रत्येक सदस्य में CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर? तो CH2 का अंतर होता है। अणुभार में देखेंगे तो आणविक भार यानी कि अणुभार में 14 का अंतर मिलेगा। कैसे जानेंगे? तो मेथेन का और एथेन का चेक कर लेते हैं। मेथेन जो है देखेंगे कार्बन का भार, एक कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 12 और 4 ये हो गया 16। अब देखेंगे इसका तो 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि 24 और प्लस 6 तो ये हो जाएगा 6 4 10 0 2 1 3 30 हो गया। अब 30 इसका है, 16 इसका है, 30 में से 16 को घटा दीजिए तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 2 तो ये बचेगा 1, यानी कि 14 का अंतर होता है। एक सदस्य से दूसरे सदस्य में कितने का अंतर होता है?
14 का अंतर होता है। तो इस तरह की जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको नोट करके और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन श्रेणी का इसी तरह से। ध्यान देंगे एल्कीन श्रेणी। तो एल्कीन श्रेणी का जो सूत्र है आप देखेंगे कि CnH2n होता है। अब यहाँ पर इसका पहला सदस्य 2 कार्बन से बनेगा, तो 2 कार्बन ये हो गया, तो 2 दूनी 4, n के जगह पर 2 रखने पर हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। इसका साधारण नाम है एथिलीन, नहीं एथिलीन नहीं एथीन, एथीन नाम है और सामान्य नाम जो है इसका एथिलीन है। तो ध्यान देंगे यह जो है अब दूसरा सदस्य क्या बनेगा, तो C3 करेंगे तो उसी के हिसाब से हाइड्रोजन हो जाएगा 6, n के जगह पर 3 रखेंगे, 3 दूनी 6। फिर अगला लिखेंगे C4 और हाइड्रोजन हो जाएगा 8। अगला लिखेंगे C5, हाइड्रोजन हो जाएगा 10, हाइड्रोजन आपका 10 हो गया। अब इनमें जो है ध्यान देंगे इसमें एकल बंध होता है, एल्केन वाले में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये रहा कार्बन 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 डबल बॉन्ड और इसमें सब सिंगल बॉन्ड होगा, तो 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। इस तरह से इसका सामान्य नाम है एथिलीन और IPAC नाम होगा एथीन। क्यों एथीन, तो कार्बन देखेंगे 1 2 कार्बन होने की वजह से एथ हो गया और डबल बॉन्ड का अनुलग्न जुटता है इन, तो ये नाम बनेगा दोनों मिलकर एथीन। ये IPAC नाम है और ये सामान्य नाम है, तो सामान्य नाम एथिलीन और IPAC नाम एथीन। इसी तरह से अगला चलेंगे C4 है तो 4 कार्बन ऐसे लिख देना है। C3 वाला देखेंगे तो 3 कार्बन लिख दिए। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। अब इसकी संयोजकता कंप्लीट करिए तो 3 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे, 3 और 1 4, यहाँ कोई नहीं लगेगा, 3 और 1 4। तो इस तरह से इसका ये संरचना बनेगा। अब इसमें कार्बन श्रृंखला में देखेंगे 1 2 और 3 कार्बन होने के कारण इसका नाम बनेगा IPAC। 3 कार्बन के लिए प्रोप और डबल बॉन्ड वाला है, सॉरी ये डबल बॉन्ड रखेंगे तो इसका जुटेगा इन, तो नाम बन जाएगा इसका प्रोपीन। इसी तरह से 4 कार्बन वाला बनाएंगे तो ध्यान देंगे 1 2 3 और ये 4, डबल बॉन्ड कर देंगे, संयोजकता कंप्लीट करेंगे तो 2 पहले से लगा है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 2 1 3 और 1 4, 2 ही हाइड्रोजन लगेगा, 2 ये और 2 बंद, ये हो गया 4। फिर 2 और 1 3, तो 1 ही लगेगा यहाँ पर। फिर यहाँ देखेंगे 1 2, तो 1 यहाँ लगेगा H और 1 यहाँ लगेगा, यहाँ 1 है तो 2 हो गया ये, और ये 3 और 1 4। तो चारों तरफ कार्बन के राउंड करने पर 4 संयोजकता ही संतुष्ट होती है कार्बन की। पहले वीडियो में इसको आप लोग पढ़े हैं, अगर जो नहीं पढ़े हैं तो उसको जाकर एक बार देखें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका नाम क्या बनेगा भाई, तो कार्बन देखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, तो नाम बनेगा ब्यूटीन। अब थोड़ा सा जब लंबी श्रृंखला होती है तो ये देखा जाता है कि किस नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड जुटा हुआ है, तो उसके आधार पर लोकेंट यानी कि अंक निर्धारण स्थान जो है उसको अंक के रूप में लिख दिया जाता है उसके पहले। या देखेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 कार्बन गिन लिया तो ब्यूट हो गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख दिए। अब 1 नंबर से जुटा है तो लिख देंगे 1 और डबल बॉन्ड है तो इन, तो इसका नाम बन सकता है ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन। तो इस तरह से इनके नाम बनते हैं। तो देखेंगे अब हम लोग अगला पढ़ेंगे एल्काइन श्रेणी के, यानी ध्यान देंगे ये आपका एथीन, प्रोपीन,
ब्यूटीन, पेंटीन, ये सभी सामान्य सूत्र इन सबका एक ही है, समान है। अंतर इनके श्रृंखला में है, कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला में है, संख्या में है। और देखेंगे डबल बॉन्ड होने की वजह से सब में डबल बॉन्ड लगा है, तो परिभाषा के अनुसार कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह, सब में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सब में डबल बॉन्ड, सामान्य क्रियात्मक समूह, सामान्य सूत्र समान होता है, तो इन सबका एक ही सूत्र से सब बने हैं। तथा क्रमिक सदस्यों में के आणविक सूत्रों में CH2 का अंतर होता है, तो प्रत्येक में CH2 का अंतर दिख रहा है। और इसी प्रकार CH2 का अंतर होने की वजह से ऐसे श्रेणियों को ही सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। अब देखेंगे इसी तरह से एल्काइन वाला, एल्काइन वाला ध्यान देंगे। एल्काइन श्रेणी में देखेंगे इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2 और इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका जो पहला सदस्य बनेगा कार्बन 2 रहेगा, 2 कार्बन से बनेगा, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 में से 2 गया 2, तो C2H2 ये पहला सदस्य है। इसी तरह से दूसरा बनेगा C3। अब 3 देखेंगे यहाँ रखेंगे, तो 3 दूनी 6 हुआ और 6 में से 2 गया 4, तो C3H4। अगला क्या बनेगा C4 और H6। अगला क्या बनेगा C5H8। यानी प्रत्येक सदस्य में CH2 का अंतर है और उनके अणुभारों में भी 14 का अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी अगर संरचना की बात करें तो संरचना में 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और 2 हाइड्रोजन, तो एक इधर और एक इधर। अब इसी तरह से देखेंगे अगला भी बनेगा इसकी संरचना, कार्बन कितना है 3 है, तो 1 2 3, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल, एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। अब संयोजकता कंप्लीट करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ तो इसे 4 लग जाएगा और 3 1 4, यहाँ कुछ भी नहीं लगेगा और यहाँ आपका 1 ठे लग जाएगा। तो इस तरह से इनका नामकरण कैसे किया जाता है, तो कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 होने की वजह से इसमें अनुलग्न जुड़ता है आइन, तो नाम बनेगा एथाइन। इसका नाम क्या बनेगा, 2 कार्बन है तो एथ, अनुलग्न आइन जुटेगा, नाम बनेगा एथाइन। इसी तरह से इसका नाम बनेगा प्रोप है, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप और आइन जुटेगा तो प्रोपाइन। अब 1 नंबर से जुटा है तो 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। इसी तरह से एथाइन, प्रोपाइन, 4 कार्बन ब्यूटाइन, 5 कार्बन पेंटाइन। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कैसे किया जाता है। ये भी कार्बनिक यौगिक है, लेकिन अब हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का नामकरण करेंगे जो हाइड्रोकार्बन से जनरेट होते हैं, यानी कि बनते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, वो भी IPAC नाम। तो ध्यान देंगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने में कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो नाम बनाने के लिए सबसे पहले पूर्वलग्न लिखा जाता है, फिर उसके बाद मूल शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न और अंत में द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न यानी कि प्रत्यय जो अंत में जुड़ता है। तो ध्यान देंगे पूर्वलग्न के रूप में क्या क्या लेते हैं। अगर श्रृंखला में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रो है या प्रतिस्थापी हैं, तो इन सबको जो है सबसे पहले लिखा जाता है, यानी कि पूर्वलग्न। पूर्वलग्न में अगर फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोरो, क्लोरीन जुटा है तो क्लोरो, उसी तरह से ब्रोमो, आयोडीन जुटा है तो आइडो और NO2 जुटा है यानी कि नाइट्रो, पूर्वलग्न का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे मूल शब्द में, तो मूल शब्द में कार्बन काउंट, जैसे कार्बन 1 है तो मेथ, कार्बन 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट और 5 कार्बन है तो
पेंट, ये मूल शब्द कहे जाते हैं। और प्राथमिक अनुलग्न क्या होते हैं? तो अगर श्रृंखला में सभी सिंगल बॉन्ड हैं, एकल बंध हैं कार्बन कार्बन के बीच, तो इसको जो बोलेंगे एन। डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ा जाता है। इसी तरह से द्वितीयक अनुलग्न के रूप में क्रियात्मक समूह आते हैं, जिसमें COOH दिया गया है और इसका अनुलग्न जुटता है ओइक अम्ल। उसी तरह से CHO है, ये एल्डिहाइड है और ये कार्बोक्सिलिक समूह है, तो कार्बोक्सिलिक समूह का ओइक अम्ल जुटेगा और एल्डिहाइड समूह का अल जुटता है। उसी तरह से OH है, इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह, इसका अनुलग्न जुटता है आल। ये C डबल बॉन्ड O है तो इसको बोलते हैं कीटोन और इसका अनुलग्न जुटता है ओन या ऑन। इसी प्रकार ये आपका एस्टर है, यानी COOR, तो ये एस्टर कहलाएगा और इसका अनुलग्न जुटता है OH। IPAC नाम इसका बनता है एल्काक्सी एल्केन। तो ध्यान देंगे, या एल्किल एल्केनोएट कहा जाता है। एल्काक्सी इसका है RCOOR का, मतलब ROR ये ईथर है, सॉरी ये क्या है? ईथर है। और ये है आपका एस्टर है, ये एस्टर के नाम के अंत में OH जुटता है और इसके नाम में जो है ऑक्सी जुटता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एक उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं। तो ध्यान देंगे, CH3 CH सिंगल बॉन्ड से CH3 और फिर CH2 और अंत में OH। अब इसका नाम कैसे बनाया जाएगा? तो देखेंगे, इसमें सबसे पहले जिस कार्बन से OH जुटा होता है उस कार्बन को 1 नंबर, बगल वाले को 2 और 3। इसमें सीधी श्रृंखला का चुनाव किया जाता है, सीधी जनक श्रृंखला का ही चुनाव किया जाता है। बीच में जो छूटता है उसको प्रतिस्थापी कहते हैं। जैसे यहाँ पर मेथिल छूट गया है तो मेथिल यानी कि CH3 प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी कहा जाता है और इनका नाम पूर्व लग्न के अंतर्गत ही बनाया जाता है। तो ध्यान देंगे, इसका नाम क्या बनेगा? तो देखेंगे 2 नंबर पर मेथिल है तो पहले इसी का नाम बनेगा पूर्व लग्न के रूप में 2 मेथिल। ये हो गया पूर्व लग्न आपका 2 मेथिल, प्रतिस्थापी है। तो उसके बाद मूल शब्द आता है, तो मूल शब्द में आप देखेंगे कि 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा। और उसके बाद अनुलग्न है, सब में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध दिखाई दे रहा है तो एन, तो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। अब देखेंगे 1 नंबर से OH जुटा है, OH क्या है? आपका क्रियात्मक समूह है, तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल। तो इस तरह से ये इसका IPAC नाम बन गया। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ ले लेते हैं क्लोरीन। अब जैसा कि पहले ही बताया गया है कि इसमें सबसे पहले नाम इसका क्लोरीन का बनेगा और यहाँ पर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो जो भी जुटा होगा पहले उसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ भी काउंटिंग चलेगी, यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पर 1 नंबर पर क्लोरीन जुटा है तो नाम बन जाएगा आपका 1 क्लोरो, फिर 2 मेथिल, मेथिल क्योंकि इसकी काउंटिंग नहीं हुई है 1 2 3, तो जिसकी काउंटिंग नहीं होती है वो प्रतिस्थापी होता है, तो 2 मेथिल। इसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका IPAC नाम हो गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से और कार्बनिक यौगिक हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, उनकी हम लिस्ट लेंगे और संभवतः उसमें से बोर्ड परीक्षा में आपका आ भी जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिकों का नामकरण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साधारण नाम और IPAC नाम। तो ध्यान देंगे,
जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं, एक R और एक X। R जो है एल्किल समूह होता है, इसका सूत्र CnH2n+1 होता है, और X जो है क्रियात्मक समूह होता है, जिससे उस यौगिक के रासायनिक गुणों की पहचान होती है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर अणुसूत्र लिया गया है HCOOH। तो HCOOH यानी कि COOH ये क्रियात्मक समूह हो गया, और इसका अनुलग्न जुटता है ओइक अम्ल। अनुलग्न जुटता है ओइक अम्ल, जो IPAC बनाने में यूज किया जाएगा इसको। जबकि साधारण नाम का कोई विशेष नियम नहीं है, तो साधारण नाम को सामान्यतः रटना पड़ेगा, यानी कि याद करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं HCOOH। अगर इसकी संरचना सूत्र की बात करें तो यह जो है CnH2nO2 अणुसूत्र से बना है। अब ध्यान देंगे, कार्बन एक लेने पर हाइड्रोजन जो है 2 हो जाएगा। N के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, तो हाइड्रोजन आपका 2 हो जाएगा। तो HCOOH। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो इसमें एक कार्बन से जो एक ऑक्सीजन होता है वो द्विआबंध से जुड़ा होता है, और सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रॉक्सिल समूह जुटा होता है, और कार्बन की संयोजकता 2 1 3 और 1 4, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से इसको संतुष्ट कर देता है। तो आप लोग देख रहे हैं HCOOH, तो उसका संरचना सूत्र ये बनेगा। अब सामान्य नाम में इसको फार्मिक अम्ल कहते हैं, फार्मिक अम्ल। यही अम्ल जो है चींटियों में पाया जाता है, जो चींटियाँ अगर काटती हैं तो जलन महसूस होता है, यही फार्मिक अम्ल है। अब ध्यान देंगे, इसका IPAC नाम क्या होगा, तो IPAC नाम में सबसे पहले कार्बन काउंट किया जाता है, फिर क्रियात्मक समूह को पहचाना जाता है, और क्रियात्मक समूह का अंत में अनुलग्न जोड़ दिया जाता है। तो देखेंगे इसका नाम बन जाएगा, HCOOH का नाम बनेगा, कार्बन एक है तो मेथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो N लगेगा, और ओइक अम्ल यानी कि मेथेनोइक अम्ल, तो इसका IPAC नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। अब दूसरा देखेंगे CH3COOH, यह इसी सामान्य सूत्र से बना हुआ है। तो ध्यान देंगे, इसमें कार्बन आपका 2 है, तो एक कार्बन यहाँ देखेंगे CH3 लिखा गया है, तो कार्बन की संयोजकता 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3। दूसरा कार्बन यहाँ है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के द्वारा एक ऑक्सीजन रहेगा और सिंगल बॉन्ड से OH रहेगा। तो इस तरह से इसमें कार्बन आपका 1 और 2 कार्बन है, तो इसका IPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, क्योंकि COOH जुटा है तो ओइक अम्ल अंत में जुटेगा। ध्यान देंगे, इसका IPAC नाम क्या होता है, तो इसका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका सामान्य नाम हो गया, साधारण नाम हो गया, जो कि जिसको सिरका भी कहते हैं, गन्ने के रस से ये बनता है। अब देखेंगे इसका IPAC नाम हो जाएगा, कार्बन इसमें देखेंगे कितना है 1 2, तो ये हो जाएगा एथेन यानी कि एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इसी तरह से अगला आपका है CH3, तो इसको लिखेंगे इस तरह से, फिर सिंगल बॉन्ड से CH2, तो एक ऊपर एक नीचे ऐसे लग जाएगा CH2, फिर आगे सिंगल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन द्विआबंध से जोड़ेंगे और दूसरा OH यानी हाइड्रॉक्सिल समूह। तो ये पूरा का पूरा क्रियात्मक समूह जो जुटा है, ये जो है आपका कार्बोक्सिलिक समूह कहा जाता है। ये सभी में कार्बोक्सिलिक समूह है, और अनुलग्न इसका जुटता है ओइक अम्ल। सामान्य नाम में हो जाएगा 3 कार्बन है तो इसको कहते हैं प्रोपियानिक अम्ल, प्रोपियानिक अम्ल कहा जाता है। IPAC नाम इसका क्या बनेगा, तो देखेंगे कार्बन 1
2 और 3 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। अब रोचक बात ये है कि ये सभी एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य कहे जाते हैं। इसमें आपका मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, अगला कार्बन बढ़ेगा तो ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा, फिर अगला बढ़ेगा तो पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इस तरह से इनके सामान्य नाम और आईपीएसी नाम बनाए जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनके नाम में कुछ इसका फार्मूला यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहले ध्यान देंगे आईपीएसी नाम बनाने के लिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा में कुछ आए हुए कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नाम। तो देखेंगे यहाँ पर कुछ कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र लिखा गया है, इसका आईपीएसी नाम बनाना है। तो नियम आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्रियात्मक समूह की पहचान, तो इसमें COOH है यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह है और इसका अनुलग्न जुटता है ओइक अम्ल। तो इसमें कार्बन काउंट करेंगे 1 2, तो कार्बन 2 है तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल इसका आईपीएसी नाम हो गया एथेनोइक अम्ल। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कार्बन श्रृंखला में 1 2 3 4 कार्बन है। तो कार्बन श्रृंखला में काउंट कैसे करते हैं, तो देखते हैं कि दोनों तरफ से ही डबल बॉन्ड मध्य में है, बीच में है। तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 या इधर से गिनेंगे 1 2, दोनों हालत में 2 नंबर पर ही आपका डबल बॉन्ड आएगा। तो इधर से गिन सकते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले कार्बन कितना है 4, तो मूल शब्द में अगर द्विबंध आता हो तो मूल शब्द में हम यूज करेंगे ब्यूट 4 कार्बन के लिए। अब 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट के बाद लोकेंट 2 और डबल बॉन्ड का अनुलग्न हो जाएगा इन, तो नाम बन जाएगा ब्यूट 2 इन। इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। या 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। फिर अगला देखेंगे, इसमें क्रियात्मक समूह के रूप में OH है यानी कि हाइड्रॉक्सिल समूह है। तो कार्बन काउंट 1 2 3, 3 कार्बन है। सबसे पहले मूल शब्द यानी कि प्रोपेन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन 1 नंबर पर OH जुटा है तो 1 आल, प्रोपेन 1 आल। या इसको लिख सकते हैं 1 प्रोपेनाल, 1 प्रोपेनाल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका आईपीएसी नाम हो गया। यहाँ देखेंगे, यहाँ क्रियात्मक समूह CHO है जिसको हम एल्डिहाइड समूह कहते हैं और इसका अनुलग्न अल जुटता है। तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो नाम बनेगा, सब में सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, प्रोपेनल, नाम हो जाएगा प्रोपेनल। या 1 प्रोपेनल भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे बिल्कुल सेंटर में है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, कीटोन है ये क्रियात्मक समूह के रूप में। तो 1 2 3 4 5 कार्बन की ये श्रृंखला है। अब इसमें 5 कार्बन के लिए पेंटेन 1 2 3, 3 नंबर पर ये कीटोन जुटा है तो पेंटेन 3 ऑन, इसका आईपीएसी नाम बन जाएगा। इसी तरह से अगला देखेंगे, क्लोरीन जुटा है इधर से तो काउंटिंग जो है जहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा होता है काउंटिंग वहीं से शुरू होती है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4, तो सबसे पहले क्लोरो नाम बनेगा तो ये लिखेंगे 1 क्लोरो 1 नंबर से जुटा है तो 1 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन, तो इसका आईपीएसी नाम हो गया 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ थोड़ा सा जटिल संरचना है तो इसमें 1 क्लोरो ब्यूटेन, इसका सामान्य नाम 3 तरीके से चलता है। इसमें नॉर्मल, अगर सीधी श्रृंखला है बिल्कुल तो नॉर्मल, सामान्य नाम में N क्लोरो ब्यूटेन इसको लिख सकते हैं, N क्लोरो ब्यूटेन, और आईपीएसी नाम 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर उसके ऊपर CH3, साइड में Cl और नीचे H लगा है, यानी इसको संक्षिप्त रूप में हम लिख सकते हैं CH3
का होल ट्वाइस CHCl, इसको लिख सकते हैं। अब इस तरह का जब श्रृंखला दिखे तो सामान्य नाम में इसको बोलते हैं आइसो। तो आगे इसका नाम क्या बनेगा? सामान्य नाम आइसो, 3 कार्बन है तो प्रोपिल क्लोराइड। तो इसका नाम चलता है सामान्य में आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ध्यान देंगे IPSC क्या बनेगा तो काउंट करेंगे। अब कार्बन में ऐसा काउंट करना है कि अधिक से अधिक कार्बन को गिना जा सके। तो अगर यहाँ से गिनेंगे 1 2 ही गिना जाएगा, तो कार्बन काउंट यहाँ से होगा 1 2 3। अब 2 नंबर पर आपका क्लोरो आ गया, तो नाम बनेगा इसका 2 क्लोरो। 3 कार्बन गिने हैं तो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसी तरह से एक और आ गया तो इसको बोलते हैं नियो समूह है। इसमें इसका सूत्र है CH3 का होल थ्राइज। देखिए 1 2 3 है तो CH3 का होल थ्राइज CBr, संक्षेप में इसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि यह है नियो ब्यूटिल समूह है, यह है नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो ये इधर वाले सब इसके सामान्य नाम है। हमको IPSC बनाना है, थोड़ा सा इसमें भी ध्यान दे देंगे तो दोनों सीख जाएंगे। तो यहाँ नॉर्मल लगा, यहाँ आइसो लगा और यहाँ नियो पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाता है सामान्य नाम बनाने में। अब इसका IPSC चेक करेंगे तो यहाँ काउंट करेंगे 1 2। अब ऊपर जाइए या नीचे, तो ऊपर जाएंगे तो 3, नीचे एक मेथिल समूह छूट गया है 2 नंबर से, तो इसका नाम बन जाएगा IPSC 2 मेथिल। 2 नंबर पे एक मेथिल समूह छूटा है और ब्रोमो है, तो पहले 2 ब्रोमो देखेंगे। मेथिल समूह भी 2 नंबर पर है और 2 नंबर पर ब्रोमो भी जुटा है, तो 2 ब्रोमो फिर 2 मेथिल प्रोपेन। इस तरह से इन सब का IPSC नाम बनाया जाता है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो भी करिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात एक और है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए पूरा देखे बिना आप जज भी नहीं कर पाएंगे। तो चीज़ों को सीखने के लिए पहले ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर भेज सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग अब मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, जहां कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं, साबुनीकरण, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब तक के लिए धन्यवाद।